हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल अकाउंट्स थ्योरी क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन का अपन वीडियो अपलोड कर चुके हैं मैं। अच्छा, अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक जो कर रहे हैं वो है कि डिफरेंस बिटवीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या डिफरेंस है, वो क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, ये चैप्टर एनपीओ से उठाया गया है, ये क्वेश्चन जो है एनपीओ से है, तो देखते हैं क्या है। अच्छा, ये समझ लो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को आप कैश अकाउंट की तरह समझें, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब भी बोलूँ तो इन सिंपल वर्ड्स अपन इसको समझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या समझे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए शुरू करें। तो आप क्या करना, जब भी ये क्वेश्चन आए कि एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो आप एक काम करें कि डिफरेंस के लिए बना दें आप, एक बना दें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक साइड, एक बना दें आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्या लिखा हुआ है? नंबर 1 कि इट इज़ समराइज स्टेटमेंट ऑफ ऑल कैश ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। बेसिकली रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या रहता है कि ये समरी है कैश, ऑल कैश ट्रांजेक्शन की। एक साल में मैंने कितनी बार सैलरी का पेमेंट किया है। मान लेते कभी मैंने 10,000 पे किया, कभी 5,000 पे किया, कभी 2,000 पे किया। कुल मिला के एक पर्टिकुलर पीरियड में या ईयर में मान लेते हैं कि मैंने 20,000 पे किया, तो यहाँ पे बाई सैलरी पेमेंट साइड में 20,000 टोटल शो हो जाएगा। तो ये क्या बोल दिया इसको अपन लोगों ने? समराइज स्टेटमेंट ऑफ ऑल कैश ट्रांजेक्शन। ओके। और यहाँ पे है इनकम एंड एक्सपेंडिचर नीचे आ जाएगा, इट इज़ एन अकाउंट ऑफ रेवेन्यू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। यहाँ पे अपन रिसिप्ट एंड पेमेंट शो करते हैं, और यहाँ पे अपन शो करते हैं कि रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इनकम केवल रेवेन्यू आएगा इसमें, पूरे साल में कितने इनकम्स हुई और कितने एक्सपेंडिचर्स हुए वो शो करता है मैन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। नंबर 2 अपना जो डिफरेंस है वो ये है कि ऑल कैश ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड हियर। जितने भी कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, जितने भी कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, वही ट्रांजेक्शन रिसिप्ट एंड पेमेंट में ट्रांजेक्शन को शो करेंगे। अगर वो नॉन कैश ट्रांजेक्शन है जिसमें कैश इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होता है, वो ट्रांजेक्शन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में अपन शो नहीं करते हैं। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करें कि इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू कैश ट्रांजेक्शन ओनली, ये कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, साथ ही साथ में नॉन कैश ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड करता है। एक बहुत एग्जांपल दूंगा अच्छा सा, ताकि दिमाग में क्लियर हो जाए आपके। यहाँ पे अगर मान लेते हैं मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को, मैं आपके यहाँ अकाउंटेंट हूँ, और आप लोगों ने कहा है कि सर हम आपको 1,000 रुपीज़ पर मंथ का पेमेंट करेंगे। मैंने कहा ओके। तो पूरे साल का मेरा पेमेंट जो बनता है वो 12,000 रुपीज़ पे होता है, 12,000 रुपीज़ बनता है। लेकिन आप लोगों ने मुझे 10,000 रुपीज़ का पेमेंट किया है, तो यहाँ पे 10,000 शो होगा। अगर मैं रिसिप्ट पेमेंट बना रहा हूँ 10,000 शो होगा, और अगर मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहा हूँ तो यहाँ पे 12,000 शो होगा। आइदर अमाउंट पेड और नॉट, वो पूरा अमाउंट रिकॉर्ड किया जाएगा। 10,000 जो कैश है वो भी शो किया जाएगा, और जो नॉन कैश है 2,000 वो भी शो किया जाएगा। डेप्रिसिएशन नॉन कैश है वो यहाँ शो करेंगे, लेकिन यहाँ शो नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट अपने पास में, थर्ड पॉइंट है कि द पोर्शन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर विच हैज़ बीन रिसीव्ड और पेड इन कैश दिस ईयर आर रिकॉर्डेड ईयर। सेम वही सेकंड पॉइंट जैसे ही हो गया कि जितने भी रिसिप्ट एंड पेमेंट है, जितना आपने रिसीव हुआ है, जितना आपने पे किया है, दैट ट्रांजेक्शन वी विल रिकॉर्ड ईयर इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो है वो होल अमाउंट शो होएगा। होल अमाउंट का मतलब हो गया 12,000 रुपीज़, जितना मेरा अमाउंट बना है वो यहाँ पे 12,000 शो होएगा, यहाँ पे 10,000 शो होएगा। मैंने अभी एग्जांपल लिया था, उससे रिलेटेड हो गया। फिर अपन आगे बढ़ते हैं इस रिलेटेड फिर पॉइंट के बारे में। फोर्थ पॉइंट में अपने लिखा हुआ है कि ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग कैश रिसिप्ट आर रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड। बच्चों वाला पॉइंट है कि जब आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हो तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में अपन रिसिप्ट शो करेंगे, और क्रेडिट साइड में अपन पेमेंट शो करेंगे। लेकिन अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करें तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में अपन एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं उनको शो करेंगे, और क्रेडिट साइड में जितने भी इनकम्स हैं उनको शो करेंगे। एक डिफरेंस ही हो गया। बहुत आसानी से याद किया जा सकता है। एग्ज़ाम में आप जितना ज़्यादा लिख सकते हैं उतना लिखें, बीकॉम में जितना ज़्यादा लिखेंगे उतने मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को। फिर उसके बाद में फिफ्थ लिखा हुआ है अपने पास में, ये भी अच्छा पॉइंट है, ट्रांजेक्शन। जब आप रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाते हैं तो कैपिटल आइटम्स को भी शो करते हैं और रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स को भी शो करते हैं। यहाँ कैपिटल और रेवेन्यू का भेदभाव नहीं करना। एग्जांपल लूँगा कि अगर आपने फर्नीचर परचेज किया है तो बाई फर्नीचर के नाम से आ जाएगा, वो कैपिटल आइटम हो गया।
और अगर आपने सैलरी का पेमेंट किया है तो बाई सैलरी आ जाएगा। तो बाई फर्नीचर भी पेमेंट साइड में आ गया और बाई सैलरी भी पेमेंट साइड में आ गया। इसका मतलब है रिसिप्ट एंड पेमेंट कैपिटल रेवेन्यू का डिफ्रेंशिएशन नहीं करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। लेकिन अगर बात करें अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर की तो ओनली और ओनली रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स को ही रिसिप्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करते हैं। कैपिटल आइटम्स को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो नहीं करते हैं, ये बहुत ध्यान रखना। यहाँ कैपिटल रेवेन्यू बोथ और यहाँ ओनली रेवेन्यू, ये डिफरेंस हो गया। फिर उसके बाद में 6 पॉइंट के बारे में बताया गया है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का कभी भी नेवर क्रेडिट बैलेंस कभी भी नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि आप लोगों के पास में, सुनना बच्चों एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपके पास में रिसिप्ट आई 5 लाख रुपीज़ की और आपने पेमेंट किया पेमेंट जो आपने किया 4 लाख रुपीज़ का, तो आपके पास बैलेंस कितना बच गया 1 लाख रुपीज़। ये डेबिट बैलेंस है। आपने डेबिट में से डेबिट का बैलेंस कितना है 5 लाख रुपीज़, क्रेडिट का बैलेंस कितना है 4 लाख रुपीज़। 5 लाख माइनस 4 लाख तो इसका मतलब 1 लाख है। इसका मतलब है आपके पास में आज की डेट में कैश और बैंक बैलेंस मिला के 1 लाख रुपीज़ है। कितना बैलेंस है 1 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे कभी भी इसका बैलेंस क्रेडिट नहीं होगा। आपके पास ये बैलेंस जीरो हो सकता है, सीधी सी बात है। आपके पास अगर 5 लाख रुपए है तो 5 लाख से ज़्यादा पेमेंट थोड़ी कर सकते हो, तो ये बैलेंस जीरो हो जाएगा, लेकिन कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। तो एक डिफरेंस ये हो गया कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में हमेशा बैलेंस जो रहेगा वो डेबिट ही रहेगा, कभी भी क्रेडिट नहीं होगा। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अपन 7 पॉइंट की। इट्स बैलेंस इज कैरिड ओवर टू द नेक्स्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट टू द नेक्स्ट ईयर। सीधी सी बात है, आपके पास में अगर आज 1 लाख रुपीज़ का कैश बैलेंस बच गया है तो वो नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। लेकिन रिसिप्ट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कभी भी बैलेंस आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं। वो बैलेंस जो है वो सीधा का सीधा ट्रांसफ़र हो जाएगा कैपिटल फंड में। नेक्स्ट 8 डिफरेंस है। 8 डिफरेंस देखो, आपके 8 डिफरेंस में क्या लिखा है इन्होंने कि दिस अकाउंट शोज ए ओपनिंग बैलेंस एक्सेप्ट द फर्स्ट ईयर। और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कोई भी नहीं होता है। सीधी सी बात है, यहाँ बैलेंस रहेगा लेकिन यह बैलेंस नहीं रहेगा, ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे बैलेंस नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट करते हैं 10 पॉइंट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो चाहे आपके पास में रिसिप्ट साइड में अगर मैं 2010 का यहाँ पे अगर मैं 2010 का रिसिप्ट एंड पेमेंट बना रहा हूँ तो ये रिसिप्ट साइड है, ये आपकी पेमेंट साइड है। तो 2010 में अगर कोई बंदा मेरे पास आता है और मुझे बोलता है कि सर 2009 में मैंने बाकी रख दिया था, अब मैं देना चाह रहा हूँ, मैंने कहा दे दे, मैं लिख दूँगा। 2010 का अमाउंट 2010 में मिल रहा है तो मैं वो भी लिख दूँगा। और कोई पर्सन आता है मुझे कहता है कि 2012 का पेमेंट मैं आज दे रहा हूँ तो भी मैं ले लूँगा। इसका मतलब मैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों ही ट्रांजैक्शन की रिसिप्ट और पेमेंट तीनों ही लिख दूँगा। लेकिन जब यहाँ पे अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमेशा अपन ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू करंट ईयर ही लिखते हैं, इससे रिलेटेड ही लिखेंगे। अगर पास्ट का है तो नहीं लिखना है, फ्यूचर का है तो नहीं लिखना है, ओनली रिलेटेड टू करंट। तो और इसमें क्या हो गया, पास्ट भी हो गया, प्रेजेंट भी हो गया और फ्यूचर भी हो गया। इस तरह से पूरा ट्रांजैक्शन अपन लिख देंगे। ठीक है, एक बार वापस आपको बता देता हूँ मैं। जब भी आपके पास में डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है तो ये आपको 10 पॉइंट लिखने हैं। ये 10 पॉइंट्स में से कम 8 पॉइंट्स तो अपन याद कर सकते हैं। मैं इसका PDF आपको अगेन सेंड कर दूंगा, तो आप प्लीज़ इसको देखें और अच्छे से लर्न करें। अभी नेक्स्ट आपके पास थर्ड क्वेश्चन जो है वो है आपके व्हाट इज़ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, और आपको बताना है कि काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कितने टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है, अपन देखते हैं इसको। तो इस कंडीशन में आप इसको ऐसे शो करना, एक कॉलम बना देना प्रेफरेंस शेयर का, एक बना देना इक्विटी शेयर का। फिर उसके बाद में डेफिनेशन में लिख देंगे कि शेयर्स दैट कैरी ए प्रेफरेंशियल राइट एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, वो प्रेफरेंस शेयर है। जिनको डिविडेंड में भी पहले राइट है, अगर कंपनी वाइंड अप होती है तो कैपिटल पहले उनको मिलेगी, तो ये प्रेफरेंस शेयर्स है। और शेयर्स दैट आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स आर कॉल्ड इक्विटी शेयर। बहुत प्यारी डेफिनेशन है कि जो प्रेफरेंस शेयर नहीं वो इक्विटी शेयर्स हैं। दो ही तरह के शेयर होते हैं। रिटर्न, फिर उसके बाद में आप लिखना रिटर्न के बारे में कि फिक्स एक प्रेफरेंस शेयर्स को जो
रिटर्न मिलेगा वो फिक्स रेट से मिलेगा। फिक्स रेट का मतलब हो गया कि अगर मेरी कंपनी ने 10% प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखे हैं तो आपको इस कंडीशन में 10% डिविडेंड मिलेगा। कंपनी को बहुत हाई प्रॉफिट्स हुए हैं तो भी आपको 10% मिलेगा। ओके, तो फिक्स रेट रहेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विटी शेयर्स में बेस्ड ऑन प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। प्रेफरेंस शेयर को देने के बाद में जो प्रॉफिट बचेगा उसमें जो शेयर मिलेगा, इनका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो फिक्स नहीं रहता है इक्विटी शेयर्स में। डिविडेंड की बात करते हैं तो डिविडेंड के बारे में इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट बनाया इन्होंने कि पहले प्रायोरिटी किसको जाएगी, फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू प्रेफरेंस शेयर और उसके बाद में आफ्टर तो इक्विटी शेयर्स को मिलेगा डिविडेंड। उसके बाद में नेक्स्ट है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है तो पहले पेमेंट प्रेफरेंस शेयर को किया जाएगा, उसके बाद इक्विटी शेयर्स को किया जाएगा। बहुत सिंपल पॉइंट्स है। एरियर ऑफ डिविडेंड, एरियर ऑफ डिविडेंड का मतलब हो गया कि एक्यूमुलेटेड जो अगर डेप्रिसिएशन मतलब प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो उनमें उनको अगर मान लो डिविडेंड बाकी रह गए तो बाद में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। डिविडेंड हुआ तो मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। रिडम्पशन, रिडीमेबल प्रेफरेंस रिडीमेबल एज टर्म ऑफ इशू एंड प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। इनका एक सर्टेन टाइम के बाद में रिडम्पशन हो जाएगा। मैक्सिमम टाइम पीरियड 20 ईयर्स है, मैक्सिमम टाइम पीरियड है। अगर कंपनी इशू कर रही है तो कंपनी को बताना पड़ेगा कि हम 8 साल बाद में, 10 साल बाद, 15 साल बाद पैसा आपका वापस दे देंगे। लेकिन इक्विटी शेयर का कभी भी रिडम्पशन नहीं होता है। वोटिंग राइट्स, इनको वोटिंग राइट्स नहीं है, इनको वोटिंग राइट्स है। फर्दर ये छोड़ो आप, इसमें कंट्रोल और मैनेजमेंट नो राइट, इनमें कोई प्रेफरेंस शेयर को कोई राइट नहीं है, लेकिन इक्विटी शेयर्स को राइट है क्योंकि वो कंपनी के रियल ओनर्स हैं। तो इस तरह से आप पहले इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में पूछा है तो वो डिफरेंस लिख देना। आप पॉइंट्स वापस समझा देता हूँ एक बार। डेफिनेशन लिखें, फिर रिटर्न इनका फिक्स नहीं है। डिविडेंड इनको पहले मिलेगा, इनको बाद में मिलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, पहले प्रेफरेंस शेयर उसके बाद में इक्विटी शेयर्स। एरियर ऑफ डिविडेंड, अगर एक्यूमुलेटेड प्रेफरेंस शेयर्स है तो किसी साल प्रॉफिट नहीं होता तो नेक्स्ट ईयर जब ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो मिल जाएगा, इनको कभी ऐसा राइट नहीं है। रिडम्पशन पहले प्रेफरेंस शेयर्स को, उसके बाद में इनका रिडम्पशन कभी भी नहीं होता है। वोटिंग राइट्स इनको नहीं है, इनको है। इस तरह से पॉइंट हो जाएंगे आराम से। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स हैं। तो प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप में नंबर 1 अपने पास में है तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, दोनों साथ साथ पढ़ेंगे। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और दूसरा है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब है कि कंपनी को फर्स्ट ईयर जो है वो प्रॉफिट हुआ तो कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दे दिया है। सेकेंड ईयर कंपनी को डिविडेंड प्रॉफिट नहीं हुआ तो कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड नहीं दिया। थर्ड ईयर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो जो पुराना वाला है इस साल का तो दिया ही दिया, जो पुराना वाला है वो भी इस साल दे दिया। अगर आपकी कंपनी ने मार्केट में क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखे हैं तो कंपनी ने जो पुराना वाला डिविडेंड है करंट ईयर के डिविडेंड के साथ साथ में वो पुराना वाला डिविडेंड भी इनको देना पड़ेगा। ये है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर की खास बात। और नॉन क्यूमुलेटिव में सिंपल है, अगर आपको फर्स्ट ईयर प्रॉफिट हुआ है तो आप दे दो, सेकेंड ईयर प्रॉफिट हुआ है नहीं हुआ है तो मत दो, थर्ड ईयर प्रॉफिट हुआ है तो खाली थर्ड ईयर का देना है अगर आपकी कंपनी ने नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखे हैं। पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग को समझते हैं। पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग, ये कंपनी की पोजीशन है। अगर आपकी कंपनी ने पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखे हैं तो पहले आप क्या करो कि पहले डिविडेंड दो प्रेफरेंस शेयर्स को, उसके बाद इक्विटी को दे दो एक सर्टेन रेट, जो भी डिक्लेयर रेट हुई है उसमें इक्विटी दो। उसके बाद जो बच गया है इसमें भी उनको हिस्सा मिलेगा, वो है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पहले प्रेफरेंस को दे दिया, फिर इक्विटी को डिविडेंड दे दिया, उसके बाद जो बच गया उसमें फिर ये शेयर कर रहे हैं अगर आपकी कंपनी ने पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखे हैं। नॉन पार्टिसिपेटिंग में प्रेफरेंस को दे दो, इक्विटी को दे दो, उसके बाद जो बच गया वो बचा हुआ रहेगा, वो कंपनी के पास ही रहेगा, वो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल। एक कंपनी एक सर्टेन टाइम के बाद में कंपनी का रिडम्पशन कर देती है, प्रेफरेंस शेयर का पैसा वापस दे देती है तो वो हो गया रिडीमेबल। आज मेरी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू के बोला 10 साल बाद पैसा वापस दे देंगे, तो 10 साल जैसे ही बीतेंगे मैं उनका पैसा वापस दे दूंगा, दैट इज़ कॉल्ड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और एक कंपनी ने अगर प्रेफरेंस शेयर इशू किए और कंपनी ने बोला हम कभी भी पैसा वापस नहीं देंगे तो वो नॉन रिडीमेबल हो गए। ये एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है,
ऐसा कंपनी कभी नहीं होती है। मैक्सिमम रिडेम्पशन पीरियड कितना है? 20 ईयर्स, ठीक है ना। तो रिडीमेबल बोला इसे साथ ले, नॉन रिडीमेबल बोला। नॉन रिडीमेबल कॉन्सेप्ट बेसिकली होता नहीं है। कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स में ऐसा हो गया कि एक रिडेम्पशन के टाइम 10 साल बीते, जब रिडेम्पशन का टाइम आया तो कंपनी ने कहा कि हमारी कंपनी के क्या करो, आप नए शेयर्स ले लो। तो इस कंडीशन में ये ओके हो गए, उन्होंने बोला हमको दे दो, कन्वर्ट कर दो। तो प्रेफरेंस शेयर्स को कन्वर्ट कर दिया गया नए शेयर्स में, तो ये हो गया कन्वर्टेबल। और नॉन कन्वर्टेबल मतलब रिडेम्पशन के टाइम जब आए तो उन्होंने बोला कि हमको तो कैश ही चाहिए, हमको हमारा पैसा ही दो वापस। वो कन्वर्ट में एग्री नहीं है, नए शेयर्स में एग्री नहीं कर रहे हैं, तो कंपनी वो कौन सा हो जाएगा? नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स की वापस डेफिनेशन लिख दी, कोई ज़रूरी नहीं है। आप तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इस कंडीशन में आप लिखें कि इक्विटी प्रेफरेंस में डिफरेंस लिख दें, और उसके बाद में काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में देख लें आप, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग, रिडीमेबल नॉन रिडीमेबल, और कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। तो ऐसा बहुत इजीली आपको याद हो जाएगा। थैंक यू सो मच।